नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद से हमारे देश के भीतर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई तरह की चर्चाएं इधर भारत को लेकर के चलनी शुरू हुई हैं। हमारे यहाँ जो अमेरिका में कुछ के यहाँ हाजिरी लगाते हैं या कुछ के द्वारा संचालित होते हैं, उनका उत्साह देखने के लायक है। इसके अलावा अमेरिका का जो नई दिल्ली में और दूसरी जगहों पर डिप्लोमेट्स का ठिकाना है, यानी दूतावास है या वाणिज्य दूतावास हैं, उनके कुछ डिप्लोमेट जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से मिले हैं, उमर अब्दुल्ला से मिले हैं, चंद्रबाबू नायडू से जाकर के मिले हैं, रेवंत रेड्डी से मिले हैं, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 चीफ मिनिस्टर्स से मिले हैं। उमर अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, और चूंकि जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव भी हैं, इसलिए उनसे जाकर के मुलाकात करना, और असदुद्दीन ओवैसी हों या कुछ तथाकथित किसान नेता हों, जिनको अमेरिकन दूतावास में बुला करके कुछ चर्चाएँ हुई हैं, कुछ बातचीत की गई हैं। ये सारी गतिविधियाँ अमेरिकी डिप्लोमेट्स की ये शो करती हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अनयूजुअल माना जाता है, अस्वाभाविक माना जाता है, और जो तय डिप्लोमेसी है और जिस तरह के रिलेशन पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच में बेहतर हुए हैं, उसके मद्देनज़र तो ये और भी आश्चर्यजनक भी है, आपत्तिजनक भी है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? और ये चर्चाएँ क्यों चल रही हैं कि साहब श्रीलंका में जो कुछ हुआ था, बांग्लादेश में अभी 5 अगस्त को जो कुछ हुआ है, ये सब तो बस संकेतक है, एक्चुअल में टारगेट तो भारत है, या अगर सीधे-सीधे कहें तो टारगेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अमेरिका के टारगेट पर क्यों आ गए हैं? इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और उन चर्चाओं में दम भी है। ऐसा नहीं है कि वो बेसिर पैर की चर्चा हैं या बिना राई के ही लोग पहाड़ बना रहे हैं। ऐसी अनेक घटनाएं इधर हुई हैं, जिनकी वजह से ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब भारतीय नेतृत्व से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा-सा हताश, निराश और नाराज है। ये हताशा, निराशा और नाराजगी की मूल वजहें क्या हैं, इस पर भी आएँगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके से पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी अटैक हो रहे हैं, उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री बताने की साजिशें रची जा रही हैं। जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान ही राहुल गांधी ने और कुछ दूसरे नेताओं ने कुल मिलाकर के चुनावी प्रक्रिया को और ईवीएम को लेकर के, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, अगर संविधान में संशोधन करते हैं या संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो पूरे देश में आग लग जाएगी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। और जिस तरह अभी हाल में पश्चिम बंगाल में जो घटना घटी है, कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से धमकी दी है कि यदि उनकी सरकार को छेड़ा गया या पश्चिम बंगाल में अगर
आग लगी तो मोदी बाबू उड़ीसा भी जलेगा, झारखंड भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा, असम भी जलेगा, पूर्वोत्तर भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी, आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। ये जो धमकियां हैं और पिछले दिनों ये जो तथाकथित किसान नेता यानी राकेश टिकैत वगैरह, इनके जो जबान से बाहर बाहर जो ये बोले हैं कि साहब वो जो गणतंत्र दिवस पर हम लाल किले पर गए थे, अगर तभी संसद भवन चले गए होते तो दिल्ली में उस समय 25 लाख किसान था, उसी समय बांग्लादेश वाला मामला हो जाता। और उन्होंने अति उत्साह में या मूर्खता में ये भी कह दिया कि ये होकर के रहेगा। यानी जो बांग्लादेश में हुआ है तख्ता पलट, वो भारत में भी होकर के रहेगा और ये लोग भाग जाएंगे, मिलेंगे नहीं। ये किन के बारे में कह रहे हैं? मोदी सरकार और उनके मंत्रियों, तमाम जो अमला होता है, उसके बारे में इस तरह की गलत बयानी हो रही है। इस पूरे माहौल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन दोनों के दो बयान आए हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विदेश के कार्यक्रम भी सामने आ गए हैं और वो सितंबर में यूएन की असेंबली में भाग लेने के लिए अमेरिका भी जा रहे हैं और न्यूयॉर्क में भारतीयों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये सारे कार्यक्रम और कुल मिलाकर के जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इटली की, रूस की और यूक्रेन की 3 यात्राएं की हैं, वो भी अपने आप में ये शो करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो रत्ती भर भी दबाव नहीं है इन चर्चाओं का, इन धमकियों का, या कोई कॉन्स्पिरेसी अगर अमेरिका के लेवल पर उसके डिप्लोमेट्स के द्वारा यहाँ पर जो अतिरिक्त सक्रियता दिखाई दे रही है, वो सब रची जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सब से पूरी तरीके से बेपरवाह दिखना चाहते हैं और दिख रहे हैं। लेकिन उनका अपना एक अंदाज है मैसेज भेजने का। जो लोग उनको कमजोर प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बांग्लादेश जैसी अराजकता, सड़कों पर नंगा नाच, यहां दिल्ली में या भारत में देखने की हसरत पाले हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेज दिया है। मुंबई में थे वो एक दिन पहले और वहां उन्होंने शुक्रवार को जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट यानी जीएफएफ का समिट चल रहा था, उसमें आयोजकों से पूछा कि साहब ये आपका 5वां सम्मेलन है ना? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, 5वां सम्मेलन है। तो उन्होंने कहा कि मैं 10वें सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आऊँगा। 10वां सम्मेलन यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। बहुमत मिलेगा, वो फिर चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद वो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अतिथि के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। ये उनका आत्मविश्वास भी है और ये उनका अपने विरोधियों को एक कड़ा संदेश भी है। जो मैं दौरों की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे अभी हाल फिलहाल के हैं, ऐसे समय जबकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, हो रहे होंगे, उनकी प्रक्रिया चल रही होगी, चुनाव प्रचार जोरों पर होगा, तब 3 और 4 सितंबर को प्रधानमंत्री जा रहे हैं ब्रुनेई और
4 और 5 सितंबर को वो रहेंगे सिंगापुर के दौरे पर। इसके अलावा सितंबर में ही चूँकि यूएन असेंबली का सेशन होता है, पिछली बार नहीं गए थे, पिछली बार एस जयशंकर को उन्होंने भेज दिया था, विदेश मंत्री को। लेकिन इस बार ये जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमेरिका जा रहे हैं। और ये जो उनकी अमेरिका की यात्रा है, ये भी अपने आप में, अगर अमेरिका का कोई डीप स्टेट किसी तरह की उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की साजिशें रच रहा है, तो ये उनको भी वो अमेरिका में ही पहुंच करके संदेश और संकेत देना चाहते हैं कि हमारी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें बांग्लादेश समझने की गलती मत कर बैठना, भूल मत कर बैठना। वहां पर न्यूयॉर्क में चूंकि ये होता है, तो न्यूयॉर्क में वो भारतीयों से भी मिलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, जैसा उनका तौर तरीका है। वो जिन देशों में जाते हैं वहाँ अगर बड़ी संख्या में भारतीय हैं तो वो उनसे बातचीत करते हैं। इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ है और ये डेवलपमेंट क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इनविटेशन मिला है और ये एससीओ समिट का है। पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में और इसमें नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। आपको मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी अभी पिछली बार जो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी कजाकिस्तान में, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए थे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं गए। इससे पहले पिछले साल जब किर्गिस्तान में हुआ था एससीओ समिट, नरेंद्र मोदी वहां भी नहीं गए थे। 2013 में 2023 में तो गोवा में इसका आयोजन किया गया था जिसमें बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान से यहाँ आए थे और विवादों में भी फंस गए थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में गुजरात दंगों से रिलेटेड कुछ टिप्पणी कर दी थी जिसको लेकर के उनको काफी क्रिटिसिज्म का सामना अपने देश के भीतर ही करना पड़ा था और बाहर के बहुत सारे लोगों ने भी उसके बारे में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 2015 में पाकिस्तानियों को और दुनिया के देशों को सरप्राइज कर दिया था जब वो रूस और अफगानिस्तान से होते हुए लाहौर में उतर गए थे। 25 दिसंबर की तारीख थी, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे और इस सरप्राइज विजिट से पाकिस्तान का पूरा निजाम, जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं, वो भी आईएसआई और ये सब भौचक्के के रह गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री अचानक पहुंच जाएंगे। उसके बाद से कोई गया नहीं। एक बार राजनाथ सिंह गए थे लेकिन वो बस बैठक में भाग लेकर के वापस चले आए थे। और इस बीच जो 2019 में 5 अगस्त को हुआ, उसके बाद से तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब हो गए क्योंकि इमरान खान की तब सरकार थी और उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय दूतावासों, उच्चायोगों पर जो प्रदर्शन वगैरह करवाए थे, उसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरीके से बेपटरी कर दिया था। अभी विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, विदेश मंत्री को भेज देंगे इस्लामाबाद, कि अभी अटकलबाजी ना लगाएं। सही समय पर हम बताएंगे कि भारत का फैसला क्या होगा। और जिस तरह के रिश्ते हैं उनमें एक बुक का लॉन्च था, लोकार्पण था, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे थे। उनसे पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को लेकर के, टॉक्स को लेकर के सवाल पूछे गए
तो उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा कि दुनिया भर में देख लीजिए, केवल भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश या भारत और नेपाल और आसपास के देशों की बात नहीं है, दुनिया भर में देख लीजिए, जो पड़ोसी होते हैं, उनके साथ किसी भी देश के संबंध एक जैसे नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं, तनाव रहता ही है किसी न किसी मुद्दे को लेकर के। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात एस जयशंकर ने कही और वो ये थी, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर बीत चुका है, खत्म हो चुका है और इसके लिए भारत नहीं, पाकिस्तान जिम्मेदार है। उसने ये हालात पैदा किए हैं। उनका ये भी कहना था कि अब तो पाकिस्तान की तरफ से नकारात्मक बात की जाएगी तो हम नकारात्मक तरीके से उसका प्रत्युत्तर देंगे, सकारात्मक बात की जाएगी, हम सकारात्मक तरीके से जवाब देंगे और हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया, जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक विवाद का मुद्दा है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया गया है, खत्म हो गया है, वो मुद्दा भी अब नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे विदेश मंत्रालय ने भी बहुत स्पष्ट संदेश और संकेत दे दिए हैं। अब जो बांग्लादेश जैसा भारत में करने के सपने देख रहे हैं, जिनके बारे में मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुंबई में उनको ये संदेश और संकेत भेज दिए हैं कि 2029 में भी मैं ही चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाला हूं। यानी अगर कोई आपके दिमाग में खुरापात है भी, अगर कुछ आप इस गलतफहमी में हैं भी कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है, बहुत सारी ताकतों के जरिए आप वैसी अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश करें, वैसे आप मोदी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करें और जैसे वहां अमेरिका की कठपुतली, डीप स्टेट की कठपुतली मोहम्मद यूनुस को कार्यकारी बना करके बैठा दिया है, उसी तरीके से यहाँ भी अगर आपको ये खुशफहमी, गलतफहमी है कि आप किसी को बैठा सकते हैं, तो उन्होंने मुंबई में कह दिया कि 2029 में भी मैं ही प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। यानी अगले 5 साल तो उनको कोई हिला नहीं सकता है। ये बहुत स्पष्ट संकेत उन्होंने दे दिए हैं। बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है, इसमें अब सबका मानना है कि यूएस का जो डीप स्टेट है, उसकी भूमिका है और वहां जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर फूंके गए, उनको टॉर्चर किया गया, वो एक्चुअल में भारत को उद्वेलित करने के लिए ये हरकतें की गई या करवाई गई। अभी एक घटना और हुई है जिस पर आपने गौर किया होगा। एक खबर आई है ढाका से कि मौजूदा जो सरकार है, ये अमेरिका की जो पिट्ठू सरकार इस समय है, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद और भारत में शरण लेने के बाद, उसने पाकिस्तान से अस्त्र शस्त्र मंगवाए हैं करीब 40,000 करोड़ के और इसमें आरडीएक्स भी मंगवाया है। तो जो रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि मिलिट्री तो आरडीएक्स का कोई प्रयोग करती नहीं है, तो आरडीएक्स क्यों मंगवाया है? तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में साजिशें कहाँ रची जा रही हैं, कैसे रची जा रही हैं और इनका उपयोग दुरुपयोग कैसे हो सकता है। अब सवाल ये है कि अमेरिका का डीप स्टेट अगर भारत में कुछ गड़बड़ी करना चाहता है, कराना चाहता है, अराजकता का माहौल बनाना चाहता है, तो टूल क्या है उसके, तरीके क्या हैं? तो ये जो फर्जी किसान हैं, उनको आगे ला सकते हैं। ये जो जातीय जनगणना की बात करके समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये जो टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको, ये जो हिंडनबर्ग वाली जो मशीनरी है वो, जो एनजीओ और जो वो शाहीन बाग वाला पूरा
गिरोह है वो, और जॉर्ज सोरोस से लेकर के जो दूसरे तमाम जितने भी दृश्य अदृश्य ताकतें हैं, कट्टरपंथी हैं, जैसे मैं अभी ज़िक्र कर रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी से जाकर के अमेरिका के डिप्लोमेट मिल रहे हैं। इन सबको चाबी भरी जाएगी और उनको सक्रिय करके वैसी ही स्थितियाँ पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इधर क्या हुआ है, अमेरिका का जो दूतावास है, उसने कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, कुछ दूसरे लोगों को बुलाया, किसानों के कुछ तथाकथित प्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे मुलाकातें की हैं, वर्कशॉप वगैरह की गई हैं, और जो अमेरिका का नैरेटिव है, जो उसके विचार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध किया है। एक्चुअल में जिस तरीके से बांग्लादेश में एक नैरेटिव चलाया गया था तख्तापलट से पहले, जिसमें अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया था, और वो ये बयान था कि साहब, बांग्लादेश में ठीक है कि शेख हसीना फिर से चुनी गई हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव की प्रक्रिया जो है वो दोषपूर्ण है। तो ऐसा ही जैसे ईवीएम के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में जिस तरह की बातें यहाँ की जाती हैं, और अलग-अलग वर्गों को लेकर के जिस तरह की आक्रामक और भड़काऊ, उकसाऊ बयानबाजी यहाँ होती है, उसके ज़रिए यहाँ एक वातावरण बनाने की कोशिश की जाएगी। एक्चुअल में नरेंद्र मोदी से अमेरिका इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका के इशारे पर मोदी ने काम करने से इनकार कर दिया, और अगर सीधे सच्चे शब्दों में कहें तो अमेरिका की कठपुतली बनने से साफ-साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने जो रूस की यात्रा की, पहली आधिकारिक यात्रा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उस पर जिस तरीके से अमेरिका के विदेश विभाग ने टिप्पणियां की, भारत में जो दूतावास है, इसके जो राजदूत हैं, उनकी तरफ से, कुछ दूसरे डिप्लोमेट की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से जिस तरह के रिएक्शन आए, उससे पता चलता है कि रूस की यात्रा और पुतिन से गले मिलना, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करना, इसके बाद यूक्रेन जाना, वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात करना और युद्ध खत्म करवाने की दिशा में प्रयासरत रहना, ये सब चीज़ें अमेरिका को पच नहीं रही हैं। और उसको ये गलतफ़हमी है कि वो जैसे बांग्लादेश में उसने किया है, ऐसे वो भारत में भी कर सकता है। और नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से शुक्रवार को यही संदेश और संकेत अमेरिका को भेज दिया है कि बांग्लादेश समझने की भूल मत कर लेना भारत को। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।